एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कैसे हो? नंदन, अभिनंदन, बहुत 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 ज्यादा स्वागत है आपके आज की क्लास में। दैट इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3, क्लास 12, चैप्टर 3, दैट इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। यस, फाइनली वी आर बैक। 7 p.m. हैप्पी वेडनेसडे। यस, कैसे हो आप सब? कैसे हो? मजे में हो? चल रही है जिंदगी? अच्छी चल रही है? स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हो? स्ट्रेस का चैप्टर है, बट स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हो ज्यादा? कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, दुविधा, पीड़ा, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट कुछ तो नहीं है? ऑल गुड, ऑल इज वेल। आई होप ऑल इज वेल। एनर्जी कैसी है? हाउ द जोश? जोश मीटर कैसा है? बताओ। तुम्हें लग रहा होगा दीदी आज क्या खा के आई है ना? दीदी क्या आज करके आई है जो इतनी एनर्जेटिक है? देखो, तुम्हें एनर्जेटिक फील करवाना मेरा काम है ना? तुम्हारे अंदर अगर कहीं भी लो एनर्जी है तो तुम्हारे अंदर वो एनर्जी बूस्टर देना मेरा काम है। और इस चैप्टर के लिए तो तुम्हारा एनर्जी बूस्टर बिल्कुल हाई होना चाहिए, 200-300% होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो लो एनर्जी के साथ ये चैप्टर हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके, तो वेलकम बैक। यस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सब, पहली बात तो तुम लोग ऐसे मेरी क्लासेस देख रहे हो, वैसे कुछ कुछ बच्चे मेरी क्लासेस देख रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट, आई एम डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव फॉर यू ऑल। है ना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब बच्चे देख रहे हैं क्लास। लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत बोरिंग क्लास होती है हमारी, मतलब अच्छी क्लास है। और वो मेरा फीडबैक है, जब एक्चुअली पीपल सी वॉच माई क्लास, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, जब मैं ऐसे देखती हूँ ना कि इतने व्यूज आए, मैंने बोला था कि मैं आई एम नॉट समवन हु इज वेरी इंक्लाइंड फॉर व्यूज। लेकिन जब मैं देखती हूँ ना कि कुछ भी लोग देख रहे हैं, एक्चुअली एक दो बच्चे भी देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस क्लास लेने से किसी की जिंदगी में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, किसी की जिंदगी में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। सो आई फील वेरी हैप्पी। ठीक है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, सो वेलकम बैक, कम बैक। ओके, सो हमने कल इस चैप्टर की शुरुआत कर दी थी। यस, आई नो वन मोर थिंग कि तुम बोलोगे दीदी हमारा चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन चैप्टर 2 खत्म हो गया था, लेकिन अभी तक आपने हमें वो नहीं भेजा है, टेलीग्राम पे वो नहीं भेजा है। पहली बात, तुम लोगों से बहुत लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी नहीं किया है, प्लीज ज्वाइन कर लो। बिकॉज हमारी जितनी भी चीजें शेयर हो रही हैं, हमारी जितनी भी मटेरियल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, वो वहीं हो रहे हैं। ओके, सो प्लीज उसे ज्वाइन कर लो। एंड जो भी मैंने तुम्हारा ये बनाया है ना एनसीईआरटी वगैरह का, एक्चुअली वो पढ़ के जाओ। तुम्हारे उससे बहुत क्वेश्चन ऐसे तुम्हारे स्कूल वाले भी छाप के देंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने कहा है, इफ यू वांट आई विल मेक अ पीडीएफ फॉर यू, हाफ ईयरली ओरिएंटेड, जो तुम्हारा हर चैप्टर में कौन कौन सी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, मैं वो ओरिएंटेड में बना दूंगी। अगर मुझे तुम में से कोई भी अपना सिलेबस मेल करे भाई कि आ क्या क्या रहा है, ठीक है, एटलीस्ट इतना तो मुझे बता दो। अकॉर्डिंगली मैं टेलीग्राम पे तुम्हें वो पीडीएफ बना के भेज दूंगी। आंसर्स भले ही उसमें नहीं होंगे, एटलीस्ट मैं क्वेश्चन तो बना के भेज ही दूंगी। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? तो ये तो तुम काम कर लेना, एटलीस्ट मुझे भेज तो दो। ओके, सो विद दिस आ जाते हैं अपनी क्लास का परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन क्या है, जो हमने कल पढ़ा था उसको हम एक बार रिकैप करते हैं। यस, यस। तो हमने कल इस चैप्टर की शुरुआत करी थी और कल हमने बहुत बेसिक चीज पढ़ी थी कि कैसे हमने एक बच्चा था राज, हमने उसके बारे में पढ़ा था कि कैसे बेचारे का कल एग्जाम है और आज अब उसने अब तक उसने कुछ नहीं पढ़ा था और उसने आज से पढ़ना शुरू किया था, तो कैसे एग्जाम की वजह से काफी परेशान रहा था। सबकी जिंदगी में कितने ज्यादा लाइफ चैलेंजेस आते हैं, सबकी जिंदगी के चैलेंजेस अलग अलग हैं, लेकिन हम हर चैलेंज को किस तरीके से डील कर रहे हैं, दैट इज इन आवर कंट्रोल। वो हमारे हाथों में है, वो हमारे मुट्ठी में है, वो हमारे विल पावर पे है कि हम उसको कितने अच्छे से डील कर पा रहे हैं। राइट? यस, सबके जिंदगी के लाइफ चैलेंजेस अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा बहुत दफा होता है, ऐसा बहुत टाइम होता है कि हम अपने चैलेंज को एज अ चैलेंज देख रहे हैं या एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या एज अ थ्रेड देखता है, ये हमारे ऊपर होता है। ठीक है, तो इसी में हमने कल इस चीज की शुरुआत करी थी।
जहाँ पर मैंने नॉर्मली बात करी थी कि मान लो तुम स्कूल जा रहे हो, और तुम स्कूल जा रहे हो, लेकिन क्या होता है तुम्हारा कि स्कूल जाने के दौरान तुम अपने बस स्टॉप पे जा रहे हो, और बस स्टॉप के दौरान तुम्हारे पास एक रेड लाइट आती है। ठीक है, तुम रेड लाइट पे रुके हुए हो, और उतने ही देर में तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारी बस भी आ रही है। अब तुम्हारे अंदर में एक वो होगा, पैनिक स्टार्ट होगा, अरे यार रेड लाइट भी अभी होनी थी, अभी अगर मैं रेड अभी ग्रीन लाइट हो सॉरी अभी ग्रीन लाइट है, सॉरी रेड लाइट को तो तुम क्रॉस कर लोगे, ग्रीन लाइट है अभी, है ना। और ग्रीन लाइट है, अब तुम यू आर लाइक कि भाई अब मैं क्रॉस कैसे करूं, मेरी बस आने वाली है, तुम्हें तुम्हें पैनिक होना शुरू हो जाएगा, राइट। तुम बहुत अजीब अनईजी फील करोगे, तुम्हें बहुत बेचैनी होगी, तुम्हारे अंदर ऐसा लगेगा, तुम्हारा दिल धक धक होगा, बहुत ज्यादा जोर से होगा, है ना। उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा अननेसेसरी तुम एक प्रेशर अपने दिमाग पे ले लोगे, जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। और फिर जैसे ही तुम्हारा रेड लाइट हो गया, तुम भागोगे, तुम अपने बस स्टॉप की तरफ, और अपने बस को कैसे तैसे पकड़ लोगे, है ना। एंड देन यू विल फील रिलीफ, फिर तुम्हारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है। वैसे ही अब ये बहुत लोगों के लिए इसको लगेगा कि लोग इसको स्ट्रेस लेंगे, बहुत लोग इसको स्ट्रेस नहीं लेंगे। जो लोग इसको स्ट्रेसफुल लेंगे वो क्या करेंगे, अपनी पूरा जोर लगा लेंगे, अपना पूरा रिसोर्स, अपना पूरा दिमाग वगैरह एफर्ट हर कुछ लगाएंगे इस स्ट्रेस को डील करने के लिए, इस चैलेंज को मीट करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी हमारी जिंदगी के चैलेंजेस हैं, जितने भी हमारी जिंदगी के प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी हमारी जिंदगी के डिफिकल्ट सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस हैं, वो सब हमें स्ट्रेस में डालते हैं। अगर तुमने इस स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर लिया, तो तुम अच्छे से सरवाइव कर मतलब अच्छे से सरवाइव करने का मतलब है तुम उस चीज को डील कर लोगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि चाहे अगर आगे में भी ऐसा कभी स्ट्रेस हुआ तो उसको कैसे डील करना है। लेकिन स्ट्रेस क्या है, यहाँ पे स्ट्रेस को इलेक्ट्रिसिटी से ऐसे उसका कंपैरिजन किया है कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस हमें कभी कभी कोई काम करने के लिए एनर्जी देता है, हमें मोटिवेट करता है कि तुम्हें ये काम करना है। उससे हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, हमारा उससे अटेंशन बढ़ता है, हमारा उससे जो अंदर में जो हमारे अंदर काम करने की जो वो इच्छा है ना, वो इंक्रीज होती है। लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, इसका कहने का मतलब है एक ऑप्टिमल सॉरी इसका एक इसका कहना ये है कि हमारे पास एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल होना जरूरी है, एक होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। लेकिन अगर इतने मान लो ये तुम्हारा स्ट्रेस का बार है, अब अगर इतना तुम्हें कभी स्ट्रेस हो रहा है और अगर इतना स्ट्रेस हो रहा है, क्या ये दोनों खराब नहीं है। तो सबसे कम स्ट्रेस और सबसे ज्यादा स्ट्रेस दोनों तुम्हारे लिए काफी अनप्लेजेंट है, वो तुम्हें अननेसेसरी रिस्क पे डालेगा, वो तुम्हारा अननेसेसरी तुम्हारी परफॉर्मेंस को डिटोरिएट करेगा। लेकिन ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस बहुत ज्यादा जरूरी, अगर ज्यादा होगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, अगर कम होगा तो तुम अभी कभी कभी अपना काम ही नहीं करोगे, है ना। तो कभी कभी स्ट्रेस भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास दो तरीके की स्ट्रेस है, उसका नाम एक का नाम है जो गुड स्ट्रेस, इसको बोलते हैं यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस नहीं है ये, ठीक है। यू स्ट्रेस नहीं है ये यू स्ट्रेस। इसमें ई इज साइलेंट, लिखने के लिए ई लिखते हैं बट बोलते यू स्ट्रेस है, यू स्ट्रेस नहीं बोलते, यू स्ट्रेस, ठीक है। तो यू स्ट्रेस क्या होता है, एक अच्छा लेवल, एक गुड लेवल ऑफ स्ट्रेस, जिससे कि तुम अपने पीक परफॉर्मेंस पे पहुंच सकते हो, तुम अपना सारा काम करोगे, तुम्हारी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और तुम्हें ज्यादा कोई तकलीफें भी नहीं होगी, राइट। लेकिन एक स्ट्रेस, अब ये हो गया एक स्ट्रेस अच्छा वाला। अब एक बुरा वाला, बुरा वाला क्या होता है, उसमें तुम्हारे बॉडी के पूरे पुर्जे खुल जाते हैं, तुम्हारी बॉडी का पूरा सत्यानाश हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस। सिंपल, ठीक है। अब स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या मैंने बताया था, यस। कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड टॉपिक आएगा, मैं आज बता रही हूँ, कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड टॉपिक होगा, उसके लिए आप स्ट्रेस का डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, क्योंकि आपको वो टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है। तो यू विल राइट व्हाट इज स्ट्रेस एज अ इंट्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन यही लिखेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस में आप क्या लिखेंगे, स्ट्रेस क्या है, आपका एक रिस्पॉन्स है, कौन ये रिस्पॉन्स करता है, कौन ये रिस्पॉन्स देता है, ऑर्गेनिज्म मतलब हम देते हैं। किसके लिए ये रिस्पॉन्स होता है, किसके बेसिस पे होता है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स किसी स्टिमुलस के बेसिस पे होगा, कुछ इवेंट होगा, उसी के बेसिस पे तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे।
तो एज अ ऑर्गेनिज्म जब वो किसी स्टिमुलस को देखता है और उसके बेसिस पे एक ऐसा रिस्पॉन्स बनाता है, कौन सा रिस्पॉन्स बनाता है? पहली बात, एक ऑर्गेनिज्म एक इवेंट देखता है, स्टिमुलस इवेंट, जो उसके पूरे बॉडी के बैलेंस को खत्म कर देता है, जो उसकी पूरी एबिलिटी जो है उसको कोप करने की, उसको खत्म कर देता है। और उसके बेसिस पे जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस बनाता है वही स्ट्रेस होता है। तुम्हारे पास एग्जाम है, एग्जाम सबसे बड़ा स्ट्रेस है तुम्हारी जिंदगी का, मेरी भी जिंदगी का। अपन लोगों की वाइब मैच होती है इस बार। यस। तो स्ट्रेस क्या हमने पढ़ा? स्ट्रेस मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारा एग्जाम, एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। ठीक है, अब एग्जाम आते ही क्या होता है, तुम्हारा पूरे बॉडी का तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाता है, तुम्हारा दिमाग कुछ और काम करेगा, तुम्हारी बॉडी काम नहीं करना बंद कर देगी, काम करना बंद कर देगी मतलब बहुत थकी हुई है, कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत कोशिश कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम वन शॉट लगा के बैठ गए हो, हर चीज कर रहे हो, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज की वजह से, ये जो सिचुएशन थी जिसने तुम्हारे साथ ये सारी हरकतें करी, एग्जाम ने जो तुम्हारे साथ ये सारी हरकतें करी, उसके अंदर जो तुम रिस्पॉन्सेस ला रहे हो, पढ़ने की कोशिश, उसमें रिस्पॉन्सेस क्या हो रहे हैं, तुम परेशान हो रहे हो, तुम पैनिक कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो ये सब जो है तुम्हारा स्ट्रेस के वजह से ही हो रहा है। ये स्ट्रेस ही है जो तुमसे ये सारे रिस्पॉन्सेस करवा रहा है। वो एक प्रेशर है जो तुम्हारा तुमसे ये सारी चीजें ऐसे रिस्पॉन्सेस करवा रहा है। समझ में आई बात? तो स्ट्रेस इज अ पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेस जो एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, कब? टू अ स्टिमुलस इवेंट, जो तुम्हारे इक्विलिब्रियम दैट इज बैलेंस, तुम्हारी बॉडी के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है और तुम्हारी जो एबिलिटी है कोप अप करने की, उसको एक्सीड करने की। तो कल हमने यहीं तक पढ़ा, आज हम स्ट्रेस का नेचर पढ़ेंगे, स्ट्रेस का नेचर एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, टाइप्स हम कल पढ़ेंगे, ये जो साइन एंड सिम्टम्स है ना, ये हम कल पढ़ेंगे, आज हम नेचर पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तो स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस 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 हम दिन भर करते रहते हैं, मुझे ना इस बात का स्ट्रेस है, मुझे ना इस बात का स्ट्रेस, मुझे मेरी मम्मी ने डांट दिया, मुझे उस बात का स्ट्रेस हो गया, है ना, मेरा काम सबमिट नहीं, मुझे उस बात का स्ट्रेस हो गया, मेरे दोस्त ने मुझसे बात नहीं की, मुझे उस बात का। हम हर छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेते हैं, ऐसी चीजों का भी लेते हैं जिसका हमें लेने की जरूरत भी नहीं है, बट वी टेक ना। स्ट्रेस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? स्ट्रेस एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका नाम है स्ट्रिक्टस। स्ट्रिक्टस मतलब टाइट, ठीक है, और नैरो। स्ट्रिक्टस मतलब टाइट या नैरो, और एक और वर्ड है जिसका नाम है स्ट्रिंगल, जिसका मतलब है टाइटन करना, टाइट करना, कसना, है ना। तो स्ट्रेस ये दो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। इन दोनों लैटिन वर्ड का अगर तुम रूट वर्ड देखो, स्ट्रिक्टस, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिन, मतलब ये जो तुम ये देख रहे हो, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? स्ट्रिक्टस और स्ट्राइटन क्या, ये भी टाइट ये भी टाइट, क्या बताने की कोशिश कर, कि जो तुम्हारी अंदर की फीलिंग्स है ना, जो तुम अंदर एक्चुअली इंटरनली फील कर रहे हो, जो तुम फील कर रहे हो और कोई फील नहीं कर रहा, जो तुम फील कर रहे हो, वो इंटरनल फीलिंग किस चीज की है? टाइटनेस की, या तुम्हारे मसल कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तुम्हारी ब्रीदिंग कंस्ट्रिक्ट हो रही है। जब स्ट्रेस होता है लोगों के अंदर यही सारी चीजें देखने को मिलती है। तुम्हें एक लगता है कि मुझे किसी ने ना अंदर से जकड़ के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, तुम्हारी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, तुम्हारे मसल्स ऐसे खींचने लगते हैं, ऐसा होता है स्ट्रेस में। तो यही स्ट्रेस तुम्हें शो करता है। स्ट्रेस के अंदर बहुत सारे लोग जब स्ट्रेस्ड होते हैं तो उनके अंदर ये इंटरनल फीलिंग ऑफ टाइटनेस एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ मसल एंड ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस हम किस टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं? स्ट्रेस को जब हम एक्सप्लेन करते हैं वो किस टर्म में करते हैं? कुछ ऐसे एनवायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक जो इंडिविजुअल को पूरा हिला के रखे, दुनिया हिल जाती है इंसान की, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम ऐसे ही कहते हैं कि कुछ एनवायरमेंट के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जिसने इंडिविजुअल के पूरे पुर्जे वगैरह हिला के रख दिए।
तो स्ट्रेस इज ऑफन एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनवायरनमेंट दैट आर डिस्ट्रप्टिव टू द इंडिविजुअल। तो ये एनवायरनमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको तुम क्या बोलोगे? जो तुम्हें स्ट्रेस दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स स्ट्रेसर्स ही वो इवेंट है जो तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स ला रहे हैं। इवेंट क्या हो सकते हैं? ट्रैफिक, शोर शराबा, बुरा रिलेशनशिप, एवरी डे स्कूल आना जाने में तुम्हें स्ट्रेस होता है, अगर तो तुम्हारे टाइम में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो तुम्हें स्ट्रेस हो जाएगा, है ना? और जब तुम इस एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स पे, जो सारे स्ट्रेसर्स अभी हमने पढ़े, इस पे जब हम रिएक्ट करते हैं, जो इससे हमारा रिस्पॉन्स आता है, इसका जो रिएक्शन होता है, इसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं बताती हूँ, फिर से समझाती हूँ। सबसे पहली बात, स्ट्रेस एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। उन दोनों लैटिन वर्ड का बेसिक मीनिंग है टाइटन। तो मतलब जब भी इंडिविजुअल स्ट्रेस्ड होते हैं तो उनके अंदर एक टाइटनेस की फीलिंग आती है। उनको लगता है उनकी ब्रीदिंग, उनके मसल्स में कंस्ट्रिक्शन है, कुछ बंधन है। ओके ना? उसके बाद क्या होता है स्ट्रेस लोगों को कब होता है? स्ट्रेस हम तब लोगों को बताते हैं, स्ट्रेस के अंदर आपको कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके रिएक्शन में उस एनवायरनमेंट की कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इंडिविजुअल की पूरी फंक्शनिंग को हिला के रख देते। ठीक है? ये होता है एक एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से इंसान को स्ट्रेस होता है। अभी जो एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसी को अपन लोग स्ट्रेसर्स कहते हैं, जो तुम्हें स्ट्रेस देने। तुम्हारी फैमिली शायद मेंटली स्ट्रेस हो सकता है, तुम्हारे दोस्त स्ट्रेसर हो सकता है, तुम्हारे एग्जाम स्ट्रेसर हो सकता है। कुछ भी ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हें स्ट्रेस दे रही है उसको हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। जो तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स ला रही है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेसर। कुछ भी वो हो सकता है। और उसका जब तुम रिएक्शन करते हो, जो उस स्ट्रेसर का जो रिएक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। सिंपल। अब तुम्हें क्या लगता है स्ट्रेस हमेशा इफेक्ट होता है, रिस्पॉन्स होता है? नहीं। स्ट्रेस कभी कभी कॉज भी होता है। स्ट्रेस हैज कम टू बी एसोसिएटेड विद बोथ कॉज एज वेल एज इफेक्ट। स्ट्रेस कॉज भी होता है, मतलब स्ट्रेस की वजह से काफी चीजें होती है, और काफी चीजों की वजह से स्ट्रेस होता है। तो तुम्हें फर्क समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस की वजह से तुम्हें बहुत सारी चीजें तुम फील करते हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से तुम्हें एज अ रिस्पॉन्स तुम्हारा स्ट्रेस होता है। एग्जाम कॉज है, एग्जाम की वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है। अब तुम्हें ये हो गया, एक हो गया कि एग्जाम की वजह से तुम्हें स्ट्रेस होता है। यहाँ पे कॉज क्या है? एग्जाम। रिस्पॉन्स क्या है? स्ट्रेस। ठीक है? अब तुम्हें एक और चीज मैं बताऊं, जैसे तुम्हें कल स्कूल में काम सबमिट करना है, अब तुम्हें स्ट्रेस किस बात का है? तुम्हारा अभी यहाँ पे स्ट्रेस क्या है? सबमिशन। तो तुम्हें कभी काम करने का स्ट्रेस है, दैट इज योर कॉज। अब क्योंकि तुम्हें काम करने का स्ट्रेस है, उसके वजह से तुम्हारे इफेक्ट्स क्या होंगे? तुम सोओगे नहीं, तुम खाओगे नहीं, तुम लोगों से बात नहीं करोगे। समझ में आ रही है बात? अब तुम्हें समझ में आया? लिंकेज समझ में आ रहा है? अब ये जो स्ट्रेस का जो ये व्यू है कि स्ट्रेस कॉज है या इफेक्ट है, इसके ऊपर काफी कंफ्यूजन हुआ था। तो एक हमारे सर थे, हमारे स्ट्रेस के फादर जिनको हम बोलते हैं, हैंस सिले, इनका तुम अभी आगे थ्योरी पढ़ोगे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने अपने स्ट्रेस को क्या डिफाइन किया था? उनके हिसाब से स्ट्रेस इज अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड, that is regardless of the cause of a threat, the individual will respond to the same physiological pattern of reaction. इनका कहने का मतलब ये हुआ था कि कोई भी एक्सटर्नल डिमांड पे जब भी इंडिविजुअल कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दे रहा है, जिसका नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है उसकी बॉडी का, मतलब ये फिजियोलॉजिकल बेसिस पे कोई भी डिमांड होगा, कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रेसर होगा, उसका रिस्पॉन्ड करने का तरीका एक ही होगा, सेम होगा। तो उन्होंने फिजियोलॉजिकल
बेसिस पे ज्यादा फोकस किया था, फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ रिएक्शन पे ज्यादा फोकस किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था, उनके लिए स्ट्रेस इज डिफाइंड एज व्हाट, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी का नॉन स्पेसिफिक, बॉडी में कहाँ पे क्या हो रहा है स्ट्रेस की वजह से किसी को कुछ नहीं पता, एनवायरमेंटल डिमांड की वजह से क्या बॉडी में चेंज हो रहा है किसी को कुछ नहीं, मतलब हम स्पेसिफिकली नहीं बता सकते कि हाथ में दर्द तकलीफ हो रही है या पैर में तकलीफ हो रही है या पेट में तकलीफ, ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी हो सकता है, तो दैट इज नॉन स्पेसिफिक। ओके, तो इसलिए उन्होंने फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ रिएक्शन पे ज्यादा फोकस किया था, और उनके हिसाब से रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर इज द कॉज ऑफ अ स्ट्रेस, आपको सेम फिजियोलॉजिकल पैटर्न ही हर जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब लेकिन हालांकि काफी रिसर्चर इनके साथ सहमत नहीं, वैसे तुम्हारे साथ भी बहुत लोग सहमत नहीं होते हैं, या तुम बहुत लोगों के साथ सहमत नहीं होते हो, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी हैंस रिले के साथ भी बहुत लोग सहमत नहीं थे, उन लोगों के हिसाब से कि उन लोगों को ये लगता था कि स्ट्रेस जो है वो बहुत जनरल नहीं है और बहुत नॉन स्पेसिफिक नहीं है जैसा हैंसिले ने बताया, रादर अलग अलग स्ट्रेसर्स के अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं, और अलग इंडिविजुअल अलग तरीके से रिस्पॉन्ड भी करते हैं, सेम स्ट्रेसर के लिए अलग इंडिविजुअल अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, सब एक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। याद है मैंने पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में बताया था, सबका रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग अलग होता है, तो वही सबके लिए स्ट्रेसर्स अलग होंगे, उसका रिस्पॉन्स, उसका रिएक्शन भी अलग होगा, और एक ही स्ट्रेसर के लिए मेरा रिस्पॉन्स अलग होगा, तुम्हारा रिस्पॉन्स अलग होगा। ठीक है, अगर मैंने वो याद है कल हमने बैट्समैन वाला पढ़ा था कि 11th बैट्समैन और ओपनिंग बैट्समैन, अब हम क्या करेंगे, सब हम अपनी अपनी नजरों से इस चीज को देखेंगे, किसी किसी के लिए वो बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन क्या होगा, एज एन अपॉर्चुनिटी, कि भाई वो कितना रन बना देगा, उसको उतना स्ट्रेस ही किस बात, उससे मुझे लगता है कि वो कितना ही स्ट्रेस होगा। ठीक है, तुम बोलोगे कि नहीं दीदी उनको कितना स्ट्रेस होगा, उसको कितना स्ट्रेस होता है कि कितना अच्छा उसको रन, उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, सबके लिए अलग अलग। So each one of us will see the situation through our own eyes and it is our perception of the demand. हम उसको कैसे परसीव करें, मैंने बोला था ना, तुम उस चीज को अपॉर्चुनिटी समझते हो, चैलेंज समझते हो, थ्रेट समझते हो, इट इज योर परसेप्शन। अगर तुम अगर तुम एग्जाम को चैलेंज समझोगे, थ्रेट समझोगे, तो वो हमारे हमेशा तुम्हारे लिए स्ट्रेसफुल ही होगा, लेकिन अगर तुम एग्जाम को एज अ अपॉर्चुनिटी समझोगे तो वो तुम्हें कभी ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा, मिनी मोटिवेशन। ठीक है, पहली बात हम कैसे उस चीज को परसीव कर रहे हैं, और दूसरा हम उसको मीट कर पाएंगे कि नहीं, वो हमारे फीलिंग को वो बताता है कि क्या हम स्ट्रेस फील करेंगे या स्ट्रेस फील नहीं करेंगे। तुम्हारे सामने जो डिमांड आई, तुम क्या उसको मीट कर पाओगे, ये सारी बेसिस के ऊपर ही तुम देख परसीव करते हो कि क्या तुम्हारे लिए स्ट्रेसफुल है या नहीं। अगर तुम्हारा एग्जाम है, तुम एग्जाम को अपॉर्चुनिटी समझते हो कि हाँ यार इसमें ना मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, और तुम उसमें सारी अपनी कोशिशें करते हो, तुम एक्चुअली वो कर पाते हो, तो तुम्हें वो स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम उसको समझोगे अरे यार ये तो खतरे से कम नहीं है, उसके बाद तुम कुछ उसके लिए ज्यादा जितनी मेहनत कर रहे हो सब अच्छा भी फेल हो रहा है, अच्छा भी नहीं जा रहा, सब फेल हो रहा है, तुम्हें वो स्ट्रेसफुल लगेगा। तो इट इज योर नजरिया, तुम्हारा नजरिया है, अपना नजरिया बदल के देखो, तुम्हें पूरी दुनिया अलग लगेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, उसके बाद stress एक factor is not a factor that resides in the individual or environment. Instead, it is embedded in an ongoing process that involves individual transacting with their social and cultural environment, making appraisal of those encounter and attempting to cope with the issues that arise. सब सर के ऊपर से निकल गया। इंडिविजुअल कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो किसी इंडिविजुअल स्ट्रेस कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो किसी इंडिविजुअल में है या किसी एनवायरनमेंट में बसता है, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा एंटिटी नहीं है, इट इज समथिंग जो ऑन गोइंग है, कभी ना कभी सबके जिंदगी में आता है, जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जब हम अपने एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, है ना, जब हम अपने एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट, अपने कल्चर में, अपने दोस्तों से, किसी से भी जब हम इंटरेक्ट करते हैं, उसका जब हम मीनिंग मेकिंग करते हैं, अप्रेजल निकालते हैं कि हम उसको डील कर पाएंगे कि नहीं,
अगर डील कर पाते हैं तो हमारे पास कोपिंग चीजें हैं उसको डील करने की। अगर हमारे पास नहीं होती है तो हमें स्ट्रेस होता है, फिर हम उसको डील करने के तरीके सोचते हैं। तो इट इज लाइक दैट। तो स्ट्रेस इज नॉट अ फैक्टर बट इट इज embedded in an ongoing process जहाँ पे individuals talks with other, have an interaction with the environment, और उसकी वजह से एक अप्रेजल, उसकी वजह से एक मीनिंग मेकिंग होता है, आप दोज एनकाउंटर एंड दे अटेम्प्ट टू कोप विद द इश्यूज दैट अराइज। वो जो इंटरेक्शन में कोई अगर मसला निकल आता है तो हम कोशिश करते हैं उस चीज को डील करने का, और अगर हम डील नहीं कर पाते हैं तब हमें स्ट्रेस होता है। पहले हम इंटरैक्ट करते हैं, फिर हम उसका मीनिंग मेकिंग करते हैं। अगर वो हमें लगता है कि हाँ भाई वो थोड़ा स्ट्रेसफुल तो है, तो हम कोशिश करते हैं उसको रिजॉल्व करने का। लेकिन अगर वो रिजॉल्व नहीं होता तो हमारा स्ट्रेस और बढ़ जाता है। स्ट्रेस तो ऑलरेडी था, अब डील भी नहीं हो रहा तो उसका एक अलग स्ट्रेस हो जाता है, तो दो बार स्ट्रेस हो जाता है, डबल स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है? इट इज अ मेंटल और कॉग्निटिव स्टेट, डायनामिक मेंटल और कॉग्निटिव स्टेट। क्यों है ये डायनामिक मेंटल और कॉग्निटिव स्टेट? बिकॉज स्ट्रेस इज योर, यू विल परसीव स्ट्रेस, तुम परसीव करोगे उसको, तुम उसको हमेशा हर चीज को स्ट्रेसफुल देखोगे, तुम्हें स्ट्रेस फील होगा। तुम अगर उसको स्ट्रेसफुल नहीं देखोगे तो स्ट्रेस तुम्हें फील नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। और जो कुछ भी है वो तुम्हारे यहाँ है। ठीक है। यहाँ पे होगा तो क्या होगा, तुम्हारे जो बॉडी का बैलेंस है वो उतल पुतल हो जाएगा, है ना। उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कुछ तरीके चाहिए जिससे कि तुम इसको रिस्टोर कर सको। क्योंकि देखो तुम्हारा अगर बॉडी डिसबैलेंस रहेगा, इम्बैलेंस रहेगा, उसके अंदर होम्योस्टेसिस, तुम्हारी बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ चुका है, तो तुम अच्छा फील भी नहीं करोगे, तुम फिजिकली फील नहीं अच्छा करोगे। तो इसके लिए यू नीड समथिंग जिससे तुम उसको डील कर सको, जिससे तुम अपनी बॉडी को वापस बैलेंस स्टेट में ला सको। और जैसा कि तुम अभी तक समझ चुके हो कि स्ट्रेस तुम्हारा बैलेंस बॉडी का बिगाड़ देता है, तो इट इज योर ड्यूटी कि जब भी स्ट्रेस की वजह से तुम्हारे बॉडी का बैलेंस बिगड़ रहा है, तुम्हारी बॉडी में काफी उछाल आ गया है, तुम्हारी बॉडी में काफी तूफान आ गया है, तो उस तूफान को शांत करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे तुम कर रहे हो, क्या तरीका अपना रहे हो, इट इज इन योर हैंड। ओके। नाउ यहाँ तक समझ में आया। अब स्ट्रेस का जो कि हम स्ट्रेस को किस तरीके से समझ रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, वो हमारे कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ इवेंट और उस इवेंट को डील करने के ऊपर डिपेंडेंट। तुम्हें समझ में आया नहीं? तुम स्ट्रेस को किस तरीके से समझ रहे हो ये किस चीज पर डिपेंड करता है, तुम उसको किस तरीके से एनालाइज कर रहे हो। जो भी तुम्हारे पास इवेंट है तुम उसको कैसे एनालाइज कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, या क्या बोला था मैंने, थ्रेट, चैलेंज या अपॉर्चुनिटी। पहली बात, तुम उसको कैसे अप्रेज, मतलब कैसे तुम उसका मीनिंग, तो मीनिंग तुम इस तरीके से निकाल रहे हो, और जो तुम मीनिंग निकाल रहे हो इस इवेंट का, उसके बेसिस पे तुम कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तुम कौन सी चीजें यूज कर रहे हो, तुम कौन से तरीके यूज कर रहे हो जिससे कि तुम उस चीज को डील कर सको। एग्जाम्पल समझो। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी मॉल में गए, है ना, और तुम्हें ना एक अर्जेंटली एक अच्छी सी ड्रेस खरीदनी है, एक अच्छा सा शर्ट खरीदना है, ठीक है। अब क्या हुआ, तुम्हें खरीदना तो है बट अब जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल नहीं रहा, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस होगा, थोड़ा थोड़ा होगा ना। फिर तुम अपने आप को क्या बोलोगे, उसको कैसे परसीव करोगे, कॉग्निटिव अप्रेजल क्या होगा। कॉग्निटिव अप्रेजल तुम ये करोगे कि अच्छा एक काम करते हैं, किसी और दुकान में जाके ढूंढ लेते हैं। सिंपल सा चीज है, तुम दूसरी दुकान में जाके ढूंढ लोगे। अब मान लो तुम्हें वहां पे भी ना मिले तो, अब मॉल में एक ही तो दुकान नहीं होता, तुम बाकी जगह भी जाओगे, है ना। फिर मान लो तुम्हें एक और जगह भी नहीं मिला तो फिर तुम थोड़े और स्ट्रेसफुल हो जाओ, तुम बोलोगे अरे यार मिल क्यों नहीं रहा, मुझे तो चाहिए अभी के अभी चाहिए, है ना। लास्टली तुम एक और दुकान जाओगे और फिर तुम्हें वो वहां पे मिल जाए, तुम्हारा स्ट्रेस खत्म हो गया। अब तुमने तुमने इस इवेंट को कैसे परसीव किया, तुमने यहाँ पे ये देखा कि तुम्हें बस ये था कि मुझे शर्ट खरीदने से मतलब है, चाहे वो कोई भी दुकान से मिले, तो मुझे शर्ट खरीदना इज माई स्ट्रेस। अब मुझे शर्ट नहीं मिल रही मेरी पसंद की, तो दैट इज माई स्ट्रेस। लेकिन जैसे ही मैं अपने कपड़े ढूंढ लूंगा, मैं अपने पसंद की शर्ट ढूंढ लूंगा, मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ पे तुमने कपड़े खरीदने पे फोकस किया, कपड़ा खरीदना वॉज योर स्ट्रेस, और जैसे ही तुम्हें कपड़े मिल गए तुम्हारी स्ट्रेस खत्म हो गई। तो दिस इज द वे तुमने उसको कॉग्निटिवली अप्रेज किया, तुमने उस सिचुएशन को मीनिंग मेक किया कि भाई ये एक चैलेंज है मेरे लिए कि मुझे मेरे पसंद के कपड़े खरीदने हैं, और तुम उसके लिए पूरी जान लगा, तुमने पूरे मॉल में तुमने घूम लिए, तुम्हें अंत में जाकर तुम्हें एक दुकान पे वो मिल गया, तुमने अपने पूरे रिसोर्सेज यूज कर लिए, है ना। तुमने लोगों से पूछा कि ये मिलेगा वो मिलेगा, तुमने अपना मोबाइल पे स्क्रॉल कर लिया, सब कुछ कर लिया, और अंत में जाके तुम्हें मिल गया। तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे लिए पास एक इवेंट आया, तुमने उस इवेंट को समझा कि तुम्हें उस इवेंट में करना क्या है, तुम्हारे पास एक डिमांड आया, एक सिचुएशन आई कि हाँ मुझे एक शर्ट खरीदना है, तुमने उसको समझा कि मुझे सिर्फ अभी मेरा मेन फोकस क्या है, ये मेरे लिए एक चैलेंज है और मुझे ये शर्ट चाहिए, मुझे बस ये शर्ट चाहिए, दैट इज माई इंटेक, दैट इज माई अप्रेजल ऑफ दिस सिचुएशन। और उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने अपनी पूरी जान लगा दी, तुमने अपने पूरे रिसोर्सेज लगा दिए इन ऑर्डर टू फाइंड अ गुड शर्ट इन द मॉल। तो तुमने अपने पूरे रिसोर्सेज यूज कर यही चीज, यही स्ट्रेस का प्रोसेस हमारा एक क्या कहलाता है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, जिसको लाजरस और उनके मित्रों ने, उनके काम जो सहकर्मी है उन्होंने बनाया था, ठीक है। और उन लोगों ने इसी के बेसिस पे बताया कि जब इंडिविजुअल एक काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स होता है वो काफी किस चीज पे ज्यादा डिपेंड करता है कि वो उस इवेंट को कैसे समझ रहा है, क्या समझ रहा है, और उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। तो लाजरस ने दो तरीके की इंटरप्रिटेशन दी थी, जो अभी हमने अप्रेजल पढ़ा ना, अप्रेजल मतलब इंटरप्रिटेशन, तुम कैसे उस इवेंट को इंटरप्रेट कर रहे हो, इट इज इन योर हैंड, तुम उस इवेंट को कैसे पहले परसीव कर रहे हो और उसके बेसिस पे तुम उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो दो तरीके के अप्रेजल थे, पहला है प्राइमरी अप्रेजल और दूसरा है सेकेंडरी अप्रेजल। अब प्राइमरी अप्रेजल क्या हुआ, प्राइमरी अप्रेजल का मतलब हुआ कि जो भी इवेंट है, जो भी एनवायरमेंट है, refers to the perception of new or changing environment as positive, neutral or negative in its consequences। शर्ट खरीदना था, शर्ट खरीदना था, शर्ट मिल नहीं रहा है, तो तुम उसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव तो है नहीं, नेगेटिव भी नहीं है, न्यूट्रल है, मतलब इतना भी कोई फर्क मुझे अभी नहीं पड़ता है, तो उसको न्यूट्रल तरीके से तुम डील भी करोगे। लेकिन अब मान लो तुम्हारे सामने कोई इवेंट आया, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा इवेंट क्या आया, जैसे तुम्हें किसी के बर्थडे पे जाना, अब बर्थडे पे जाना इज अ हैप्पी थिंग, बट तुमने उसके लिए स्ट्रेस किया है कि मैं कपड़े कौन से पहन जाऊं, तो तुम्हें कपड़े पहनने का समझ में नहीं आ रहा, तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर यू। तुमने उसको क्या देखा कि हाँ यार ठीक है बर्थडे पे जाना है, कुछ मुझे अच्छे से कपड़े, तो तुम अपने कपड़े ढूंढने लगते हो, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव अप्रेजल, ये सिचुएशन पॉजिटिव है, तो तुम इसके लिए किस तरीके की टेक्निक यूज करोगे, पॉजिटिव यूज करोगे। कहने का मतलब इवेंट को तुम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, दैट इज योर प्राइमरी अप्रेजल। मतलब कोई भी एनवायरनमेंट जब आया है, तुम उसको किस तरीके से परसीव कर रहे हो और उसके एसोसिएटेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तुम जिस तरीके से एनवायरनमेंट को परसीव करोगे वैसे ही तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस, अगर तुम अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करोगे तो कॉन्सिक्वेंस भी पॉजिटिव होगा, अगर तुम अपने एनवायरनमेंट को न्यूट्रल करोगे तो वो न्यूट्रल ही कॉन्सिक्वेंस होंगे, अगर तुम अपने एनवायरनमेंट को नेगेटिव वो करोगे तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जैसे अगर मैं नेगेटिव इवेंट किसी को करूँ, अगर कोई इवेंट मेरे साथ, जैसे मेरे सामने क्या आया एग्जाम, अगर मैं एग्जाम को एज अ नेगेटिव इवेंट लूं तो मैं मुझे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही उसके बारे में आएंगे, है ना। उसको हम कैसे अप्रेस कर सकते हैं, उसको हम क्या समझेंगे, या तो वो एक हार्म है, या तो वो थ्रेट है, या तो वो चैलेंज। हार्म मतलब क्या है, ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, नुकसान हो गया, अब उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं, दैट इज हार्म। हार्म इज द असेसमेंट ऑफ द डैमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन बाय द इवेंट, हो चुका है, डैमेज हो गया, अब तुम उसमें अब क्या करो, ऑलरेडी जो नुकसान होना था वो हो गया, अब तुम उसको कितना रिकवर कर लोगे, दैट इज द हार्म। उसके बाद आ जाता है थ्रेट, थ्रेट मतलब खतरा, तुम्हारे पास क्या क्या
पॉसिबल डैमेज हो सकता है इस इवेंट की वजह से, ठीक है। एंड देन आता है चैलेंज। चैलेंज में तुम्हारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी है कि तुम इस चैलेंज को थ्रेट या हार्म में बदलने से रोक सकते हो। Associated with more confident expectation of the ability to cope with stressful event, the potential to overcome and even profit from the event. और जब हम किसी इवेंट को स्ट्रेसफुल मान लेते हैं, देन वी लाइकली टू मेक अ सेकेंडरी अप्रेजल, जहां पर हम उसके लिए कुछ असेसमेंट करते हैं कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज है। हम अपने आप को स्कैन करते हैं कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं जिससे कि हम इस स्ट्रेसफुल इवेंट से डील कर सकें, और क्या वो सफिशिएंट है हार्म, थ्रेट या चैलेंज को डील करने के लिए कि नहीं। समझ में इतना आया? ये लाजरस और उनके जो सहकर्मी थे, उन्होंने ये दो तरीके के अप्रेजल दिए कि तुम कैसे इवेंट को परसीव करते हो, और परसीव करने के बाद तुम उसकी मीनिंग मेकिंग कैसे करते हो। अगर अच्छा मीनिंग करो निकालोगे तो अच्छा ही तुम्हारे लिए इवेंट होगा। अगर अच्छा इवेंट परसीव कर रहे हो कि इवेंट उतना मतलब अच्छा है, तो तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस भी अच्छे ही निकलेंगे। लेकिन अगर तुम अपने इवेंट को परसीव करोगे क्या भाई बहुत खतरनाक है, बहुत नेगेटिव है, तो तुम्हारे लिए तुम इंटरप्रेटिव उसको इंटरप्रेट भी तुम नेगेटिवली ही कर रहे हो। तुमने पहली बार इवेंट को परसीव किया नेगेटिवली, उसके बाद तुमने उसकी इंटरप्रिटेशन भी नेगेटिव ही निकाली, और उसकी वजह से तुम नेगेटिवली सोचोगे और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। तो जब तुम नेगेटिव अप्रेजल की बात करोगे, जब तुम ये प्राइमरी अप्रेजल मतलब तुम किस तरीके से एनवायरनमेंट को परसीव कर रहे हो और बेस्ड ऑन दैट तुम्हारी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो अगर तुमने नेगेटिव इवेंट एज किसी भी चीज को नेगेटिव जो भी तुम्हारे आजू बाजू हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुम स्कूल जाने के लिए लेट हो गए, अब तुमने उसको नेगेटिव इवेंट परसीव किया, तो अब उसमें तुम उसको किस तरीके से समझोगे कि ये हार्म है, ये थ्रेट है या ये चैलेंज। हाँ मतलब नुकसान हो चुका है, अब बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, अब कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में, नुकसान हो गया है। अब तुम इसमें क्या डैमेज कंट्रोल करो। पहली बात हुआ हार्म, फिर आता है थ्रेट। थ्रेट मतलब खतरा, कि इसको हार्म में तब्दील होने से हम क्या कुछ कर सकते हैं, कि ये इसको मतलब डैमेज कंट्रोल करने के लिए, पॉसिबल डैमेज ना हो उसके लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, दैट इज थ्रेट। अब फिर आ जाता है हमारे पास चैलेंज, मतलब एज अ अपॉर्चुनिटी कि तुम इससे क्या कुछ इसमें अच्छा कर सकते हो कि ये इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं हो, ये ज्यादा एस्केलेट ना हो जाए वो चीज। अब जैसे अगर मैं स्कूल का एग्जांपल हूँ कि तुम स्कूल में जाने के लिए लेट हो, तो उसको तुम क्या परसीव करोगे, हार्म, थ्रेट या चैलेंज, बोलो। अगर तुम जैसे तुम बस स्टॉप पे गए और तुमने देखा कि ग्रीन लाइट हुई पड़ी है लेकिन तुम्हारी बस भी आ रही है, अब तुम उसको कैसे समझोगे, है तो नेगेटिव इवेंट ही। अब तुम उसको लेकिन परसीव क्या करोगे कि हार्म है, थ्रेट है या चैलेंज। चैलेंज समझ सकते हो। देखो ऐसा तो है नहीं कि स्कूल तुम बस ही से जाओगे, तुमने उसको समझ लिया भाई ठीक है चैलेंज है, इट इज माय अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट प्लान मेरे पास ये कि मैं बस, अभी रेड लाइट हो तो मैं बस जाके भाग के पकड़ू, फर्स्ट तुम्हारे पास ये ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन काम नहीं किया, तुम्हारे पास प्लान बी क्या है, तुम अपनी एक कैब ऑटो बुक कर लो, फिर उससे तुम स्कूल चले जाओ। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास ऑप्शन ही खत्म हो गया, बस जा चुकी है, नहीं बस आ रही है, तुम्हारे पास अभी नुकसान हुआ नहीं है, तुम्हारे पास अभी समय है। अ- अभी ये थ्रेट है ना, दैट मे बी ब्रॉट बाय द चैलेंज, मतलब डैमेज हो सकता है इस इवेंट की वजह से। तो तुम इसको थ्रेट या चैलेंज, तुम इसको क्या समझते हो वो तुम्हारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अप्रेजल। हाउ आर यू इंटरप्रेटिंग द इवेंट, और उसी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे व्हाट तुम फिर ये देखते हो कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज है उसको डील करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अप्रेजल। तो प्राइमरी अप्रेजल मींस इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट, सेकेंडरी अप्रेजल मतलब स्कैनिंग योरसेल्फ इन ऑर्डर टू सी तुम्हारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है इन ऑर्डर टू डील विद दैट इवेंट। हार्म से डील करने के लिए, थ्रेट से डील करने के लिए, चैलेंज से डील करने, हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ओके, नाउ ये जो रिसोर्सेज हैं जो सेकेंडरी अप्रेजल के अंदर है कि तुम क्या क्या डील करोगे, कैसे डील करोगे, तो ये रिसोर्सेज मेंटल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं और सोशल भी हो सकते हैं। अगर इंडिविजुअल को ये लगता है कि अच्छे एटीट्यूड, अच्छी सोच, अच्छे हेल्थ, अच्छे स्किल्स, अच्छे सोशल सपोर्ट के साथ वो किसी भी क्राइसिस का वो कर सकता है, मतलब कोई
कोई भी प्रॉब्लम आई उसका निवारण कर सकता है, उसको डील कर सकता है, तो वो कम स्ट्रेस फील करेगा। ठीक है। तो जो ये 2 लेवल का जो अप्रेजल प्रोसेस है ना, ये सिर्फ तुम्हारा कॉग्निटिव और बिहेवियरल रिस्पॉन्स को नहीं शो करता, ये तुम्हारा इमोशन और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी बताता है कि तुम कैसे एक्सटर्नल इवेंट की तरफ ये रिस्पॉन्सेस शो करो। इवन ये भी शो करता है। जब भी तुम स्ट्रेस्ड होते हो तो तुम सिर्फ कॉग्निटिवली तुम क्या सोच रहे हो और तुम कैसे एक्ट कर रहे हो वो नहीं होता, सिर्फ तुम क्या फील कर रहे हो और तुम्हारी बॉडी में कितनी चेंजेस हो रही है ये भी आता है उसके अंदर। ठीक है। जो भी तुम अप्रेज करते हो ना, जैसे तुम इवेंट को इंटरप्रेट करते हो उसके बेसिस पे तुम्हारी पूरी बॉडी उसी इवेंट के अनुसार ही तुम्हारा कॉग्निशन, इमोशन, बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल सब उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए अच्छा सोचो, बुरे में भी अच्छा ही निकालो, किसी भी चीज को स्ट्रेसफुल मत। अब ये जो अप्रेजल है तुम्हें क्या लगता है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव। और काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मेरे लिए कोई चीज अगर स्ट्रेसफुल है जरूरी नहीं वो तुम्हारे लिए भी स्ट्रेसफुल है, और काफी फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर होता है पास्ट एक्सपीरियंस। मेरा पास्ट, मेरा अतीत क्या था, मेरा कैसा, मैंने पहले में ऐसे अगर ऐसा सिचुएशन मेरे अतीत में आया था, मैंने उसको कैसे डील किया था। अगर मैंने उस टाइम पे उसको पॉजिटिवली डील किया था तो मैं आज भी उसको पॉजिटिवली ही डील करूंगी। तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ डीलिंग विद सच स्ट्रेसफुल कंडीशन, अगर तुमने सिमिलर सिचुएशन पहले काफी अच्छे से अतीत में अपने अच्छे से उसको डील कर लिया था, फिर आज वो तुम्हारे लिए उतना डरावना नहीं होगा। सबसे पहला फैक्टर हुआ पास्ट एक्सपीरियंस। दूसरा फैक्टर हुआ कंट्रोलेबल। क्या तुम उस सिचुएशन पे तुम्हारा कंट्रोल है या वो आउट ऑफ कंट्रोल है, तुम्हारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सेकेंड थिंग इज, क्या वो इवेंट जो स्ट्रेसफुल इवेंट है, क्या तुम्हारी उसके ऊपर पकड़ है या वो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है। जिन इंसान को लगता है कि मैं इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, इसलिए सिचुएशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो इंसान को कभी भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। A person who believes that he or she can control the onset of negative situation और उसके consequences, उसको स्ट्रेस बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू दोस्त जिसको लगता है कि मेरा कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें है कि भाई मेरा सेल्फ एफिकेसी बहुत है, तो ये इसके लिए तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और एफिकेसी, मैं अभी पढ़ा ना सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एफिकेसी पार्ट चैप्टर 2 में, अभी लेटेस्ट में पढ़ा था। वो जो सेल्फ एफिकेसी जो है वो तुम्हारा डिटरमिन करता है कि क्या इंडिविजुअल उस सिचुएशन को थ्रेट, खतरा समझता है या अपॉर्चुनिटी। इसीलिए हमारा जो स्ट्रेसर है, जो स्ट्रेस जो हमें स्ट्रेस दे रहा है, उसका हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उससे जो हमें आउटकम मिल रहा है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मेरे लिए शायद वो स्ट्रेसफुल है, तुम्हारे लिए वो स्ट्रेसफुल नहीं होगा। मैं उसको पॉजिटिवली देखूंगी, तुम उसको नेगेटिवली देखोगे, तो इट डिपेंड्स एंड इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ओके। नाउ स्ट्रेस जिसमें सारे एनवायरमेंटल और पर्सनल इवेंट्स आते हैं, वो हमारे इवन वेलबींग को के लिए भी खतरा है। ये स्ट्रेसर्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जैसे पोल्यूशन, टेम्परेचर, किसी से दोस्त के साथ लड़ाई। एनवायरमेंटल, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सोशल, दोस्त के साथ लड़ाई हो गई, घर वालों से या साइकोलॉजिकल नाराजगी है, कुछ भी है, ये सब के वजह से तुम एज अ इंडिविजुअल, तुम्हारी वेलबींग भी खराब होती है, तुम्हारी वेलबींग भी अफेक्टेड होती है। ओके जी। उसके बाद वेरी ऑफन ये सारे जो स्ट्रेसर्स अभी हमने पढ़े, इन सबके अलग अलग स्ट्रेस रिएक्शंस होते हैं। अलग स्ट्रेसर के अलग स्ट्रेस रिएक्शन होगी, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। देखो ये सब जो है ना मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहला एक टेबल है, ये है साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, क्या है ये साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। ये हुआ स्ट्रेस का एक कॉज। स्ट्रेस तुम्हें किसी कारण से होगा, मैं ऐसा तो है नहीं बैठे बैठे किसी भी चीज का स्ट्रेस, कुछ होगा ना जिसकी वजह से तुम्हें किसी बात का स्ट्रेस हो रहा होगा। हम्म। तो स्ट्रेस का एक कॉज है, एक कारण है। कारण क्या हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या हो सकता है, एग्जाम। एग्जाम एक कारण है जिसकी वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है।
तो एग्जाम एक एक्सटर्नल स्ट्रेसर है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारे अंदर में क्या हो रहा है, गड़बड़ी, तुम्हारे बॉडी का मैकेनिज्म अब डिस्टर्ब हो रहा है, तुम बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकली तुम रिएक्ट कर रहे हो, तुम उसमें किस तरीके से उसको रिएक्ट करो, तुम उसको किस तरीके से डील करोगे, वो तुम्हारा इंटरनल स्टेट में मैकेनिज्म चल रहा है। और तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, दैट इज तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, वो होगा स्ट्रेस रिएक्शन। क्या तुमने उसको ओवरकम कर लिया, या तुम उसके वजह से काफी अफेक्टेड हो, दैट इज साइकोलॉजिकल मीनिंग। तुम्हें स्ट्रेस हुआ, एग्जाम का स्ट्रेस हुआ, तुमने अपनी पूरी क्षमता लगा दी, तुमने अपनी पूरी जान लगा दी, तुम हमारे अंदर सारी चीजें चल रही है, तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम कैसा तुम्हारा दिमाग चल रहा है, तुम कैसा सोच रहे हो, तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी में क्या क्या मैकेनिज्म है, सब कुछ तुम्हारी इंटरनल स्टेट है। एग्जाम की वजह से ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, और उसकी वजह से अब तुम क्या करोगे, तुम कैसे रिएक्ट करोगे, क्या तुम उसको डील करोगे, या तुम उसकी वजह से परेशान रहोगे। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। कॉज, इंटरनल स्टेट, रिजल्ट, सिंपल। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके। अब ये जो है ना, ये है जनरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस, जो हम लोग एक्चुअली पूरे चैप्टर में कवर करने वाले। ये एक छोटे से इसमें बता दिया गया है कि कौन सी चीज क्या होती है। अगर मैं तुम्हें सिंपल बताऊं, पहली बात होता है हमारा स्ट्रेसर, जो हमें स्ट्रेस देता है। स्ट्रेसर के टाइप्स होते हैं, हाँ जी। एक होता है एनवायरमेंट, एक होता है साइकोलॉजिकल, एक होता है सोशल। और इन तीनों टाइप के, हर टाइप के ये चार डायमेंशंस होते हैं: इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी और प्रिडिक्टिबिलिटी। इंटेंसिटी कितना हाई या कितना लो है, ड्यूरेशन कितने लंबे समय तक का है वो स्ट्रेस, कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल स्ट्रेस है या कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस है, यहाँ पे तुम पढ़ोगे। और प्रिडिक्टेबिलिटी, क्या हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा, या बिल्कुल कभी भी हवा के झोंके की तरह आ जाता है। प्रिडिक्टेबिलिटी। सबसे पहले हम स्ट्रेसर्स का ये देखते हैं। स्ट्रेसर समझ में आ गया। अब पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिजियोलॉजिकली वो कैसा फील है, साइकोलॉजिकली उसका कैसा हाल है, और कल्चरली उसका कैसा है, कि सारी चीजें तुम्हारे स्ट्रेस को डील करने के लिए हेल्पफुल होती है। तुम्हारा फिजियोलॉजिकली तुम कितने केपेबल हो, साइकोलॉजिकली तुम कितने केपेबल हो, और कल्चरली तुम कितने केपेबल हो, ये तुम्हारे स्ट्रेसर्स का डील करने में तुम्हें स्ट्रेसर से हेल्प करता है। ठीक है? तो स्ट्रेसर और पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। हाँ जी। अब जो तुम रिसोर्सेज यूज करोगे, वो तुम्हारे इन सारे कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंडेंट है, हाँ कि ना? तो रिसोर्सेज कैसा? फिजिकल, पर्सनल, सोशल। स्ट्रेस और पर्सन का, तुम एज अ पर्सन स्ट्रेस को कैसे समझ रहे हो, वो तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रेसर्स पे डिपेंड करता है। तुम इस स्ट्रेसर को कैसे डील करोगे, तुम्हारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, वो तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक पे ही डिपेंड करेगा। यस। अब तुमने अब तुम्हारे पास क्या आया, स्ट्रेस का तुम्हारे पास स्ट्रेस आया, तुमने उसको अप्रेस कर दिया कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, जो भी है। अब तुम उसके बेसिस पे क्या रिस्पॉन्सेस शो करोगे, क्या इफेक्ट शो होगा, यही। और यही इतना बड़ा जो लिखा हुआ है ना, कंट्रोलेबल है, ये है, वो है, ये सब शुरू से हम यही पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो हमने जो पढ़ा ना, अप्रेजल काफी सब्जेक्टिव होता है, तो सबसे पहली चीज होता है हम पास्ट एक्सपीरियंस देखते हैं कि वो कितना कंट्रोलेबल है, ये सारी चीजें देखते हैं। इसी के बाद ये आया था कि स्ट्रेसर की वजह से काफी स्ट्रेस रिएक्शन होते हैं, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम फिजियोलॉजिकल के बारे में बात करें, तो जो हमारे अंदर जो स्ट्रेस की वजह से जो टेंशन अराइज होता है, वो हमारे स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है, जो हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो फिर अपने बॉडी को बताता है, ये सुनो सुनो सुनो, स्ट्रेस लगता है, आ गया है, तो सुनो अब हमारी बॉडी में हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो हाइपोथैलेमस दो एक्शन, एक एक्शन वो करता है, इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है इस दोनों पाथवे से। ठीक है? पहला पाथवे क्या होता है, वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। एएनएस हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए होता है। ठीक है? एएनएस में दो सिस्टम्स होते हैं, सब डिविजन होते हैं।
एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उस वो स्ट्रेस से डील करता है, मतलब स्ट्रेस पे रिएक्ट करता है, फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक होता है, जब हमारी बॉडी बैक टू नॉर्मल आ जाती है, जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर लेती है, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने में हेल्प करता है। तो एड्रीनल ग्लैंड जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं, कॉर्टिसोल वगैरह, ये सब काफी ज्यादा रिलीज होते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड में लार्ज अमाउंट ऑफ कैटेक्लोमाइन, दैट इज एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, और इसकी वजह से हमारा फिजियोलॉजिकली फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। पहला पाथवे ये हुआ। दूसरा पाथवे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा पिट्यूटरी, सॉरी मैंने कॉर्टिसोल वाला गलत बता दिया, कॉर्टिसोल वाला पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, सॉरी। तो पहला पाथवे होता है एड्रिनल ग्लैंड का, दूसरा पाथवे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है, और दोनों हाइपोथैलेमस से ही इनिशिएटेड होता है। तो अगर मैं पहले पाथवे की बात करूँ तो वहां पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कैटेक्लोमाइन को रिलीज करता है, जिससे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। और जो सेकेंड पाथवे है वो पिट्यूटरी ग्लैंड उसमें होता है, जहाँ पे कॉर्टिसोल होता है, जो हमें, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो हमें बॉडी को एनर्जी देता है, जिससे कि हम अपनी बॉडी, जो हमारी जो स्ट्रेस है उसको हम डील कर पाए, है ना। तो जो भी हमारी इमोशनल रिएक्शन है इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, जैसे नेगेटिव इमोशंस वगैरह, ये सब यहाँ पे हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यही दो है। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल। अब मैंने बताया था इमोशनल भी होता है। तो अगर मैं इमोशनल की बात करूं तो इमोशन में हम कैसे इमोशंस हमें आएंगे स्ट्रेस में डील करने में। अच्छा तो लगेगा नहीं, हैप्पी एक्साइटेड तो हम फील करेंगे नहीं, डर लगेगा, घबराहट होगी, एम्बैरेसमेंट होगी, गुस्सा आएगा, लो फील होगा, इवन डिनायल में भी हम चले जाएंगे, अरे यार ऐसा नहीं होता, ये स्ट्रेस ही नहीं, डिनायल में चले जाएंगे। तो ये हमारा इमोशन हो गया। फिर हमारा बिहेवियर कैसा होगा, बिहेवियर तो लिमिटलेस होगा कि हम कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कन्फ्रंट कर रहे हैं, हम स्ट्रेस से लड़ रहे हैं या स्ट्रेस से भाग रहे हैं, वो हमारा बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। ये दो जनरल बिहेवियरल रिस्पॉन्स होता है। और अगर मैं कॉग्निटिव की बात करूं, कॉग्निटिवली क्या चल रहा है, तो मैं सिचुएशन को क्या समझ रही हूँ, कि वो खतरा है या वो नुकसान है, नुकसान हो चुका है, हार्म है, belief about harm or threat an event pose and belief about its cause and controllability। मैं कॉग्निटिवली सोच रही हूँ कि भाई मैं उस सिचुएशन का क्या करूँ, वो मेरे लिए खतरा है या मेरे लिए एक वो है, मतलब एक नुकसान हो चुका है, उसको मैं कितना कंट्रोल कर सकती हूँ, उसके क्या कॉज हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, तुम हर चीज, तुम्हारा अंदर जो ख्याल आएंगे वो बार बार रिपीटेड मेजर्स में आएंगे, है ना। तो ये तुम्हारे रिएक्शंस हो गए, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है। अब तुमने अभी यहाँ पे देखा कि स्ट्रेसर्स के डायमेंशंस होते हैं, यस। तो स्ट्रेस जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके काफी टर्म्स होते हैं, काफी वो वेरी करता है। पहली बात इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत कम हो सकता है। ड्यूरेशन, कम समय के लिए हो सकता है, ज्यादा समय के लिए हो सकता है, जैसे एग्जाम का स्ट्रेस कम समय के लिए होता है, फ्यूचर का स्ट्रेस लंबे समय तक हो रहता है ना। कॉम्प्लेक्सिटी, कितना सिंपल है कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना आसान स्ट्रेस है, कितना ज्यादा उसमें तामझाम नहीं, कॉम्प्लेक्स मतलब इतनी सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है। प्रिडिक्टेबिलिटी, क्या वो, मतलब ऐसा है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अच्छा एग्जाम का हम स्ट्रेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अच्छा एग्जाम जब आएगा तब एग्जाम स्ट्रेस होगा, लेकिन क्या फ्यूचर का स्ट्रेस को प्रिडिक्टेबल है, नहीं, वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो जो स्ट्रेस का आउटकम भी होगा ना, इट विल डिपेंड ऑन हाउ यू एक्सपीरियंस द पर्टिकुलर इमोशन अलोंग विद इट्स डायमेंशन। तुम किस तरीके से स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसी के बेसिस पे तुम्हारा आउटकम भी डिपेंड करता है, ठीक है। यूजुअली जो ज्यादा स्ट्रेस, अगर मैं स्ट्रेस करूँ, जो ज्यादा खतरनाक, इंटेंस, हाई लेवल का होता है, क्रॉनिक होता है, मतलब लंबे समय तक रहता है, उसके बाद बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसके इफेक्ट्स काफी ज्यादा नेगेटिव होते हैं एज कंपेयर टू, जो ऑब्वियसली सी बात है, जो स्ट्रेस
ज्यादा हाई इंटेंसिटी का होगा, वो अनप्रिडिक्टेबल होगा, कभी भी आ जाएगा, उसके बाद वो काफी लंबे समय तक रहेगा, वो काफी खतरनाक, मतलब उसमें बहुत सारे डायमेंशंस रहेंगे, वो तो ज्यादा उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, एज कम्पेयर टू दो जिसका जो ज्यादा इंटेंस नहीं होगा, जो ज्यादा जो छोटे कम देर के लिए होगा, कम कॉम्प्लेक्स होगा, और उसके स्ट्रेसेस एक्सपेक्टेड रहेंगे कि हाँ भाई इतना ही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। देखो, जब हमें पता होता है कि मेहमान आने वाला है तो वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड, हम क्या स्ट्रेस्ड होते हैं? नहीं। लेकिन जब मेहमान बिना बताए आ जाता है तो हमें स्ट्रेस होता है। बस एग्जाम स्ट्रेस भी वही मेहमान। अगर स्ट्रेस मुझे पता है कि मुझे ऐसा स्ट्रेस आने वाला है, ये इवेंट ऐसा ही है, इसमें स्ट्रेस मुझे आएगा, कितने देर का आएगा, मुझे सब कुछ पता है, तो क्या मैं बहुत स्ट्रेस फील करूंगी? नहीं। लेकिन अब स्ट्रेस जब बिना बताए आ जाएगा, अचानक से आ जाएगा, जब मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ, तो क्या मैं मेरे ऊपर इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे? जरूर। वही लिखा हुआ। ठीक है। एंड इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्सन। तुम कितना फिजियोलॉजिकली तुम स्ट्रांग हो, केपेबल हो, कितने ताकतवर हो कि तुम उस चीज को डील कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स। स्ट्रेस को तुम कैसे डील करोगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ। अब जो ऑलरेडी बीमार है, वो कितना स्ट्रेस को डील करेगा बताओ? नहीं कर पाएगा ना। तो इंडिविजुअल विद पुअर फिजिकल हेल्थ एंड वीक कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मोर vulnerable than would be those who enjoy good health and a strong constitution। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान नहीं, बेसिकली जिसकी बॉडी हेल्दी है, जिसकी बॉडी मतलब उसको कोई डिजीज नहीं है, डिजीज फ्री बॉडी है ना, कोई भी ज्यादा तकलीफें नहीं है, उस वो स्ट्रेस को ज्यादा अच्छे से डील कर पाएगा एज कम्पेयर टू दो जिसकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखो ये सब जो हमने अभी बात करी ना, आउटकम कैसे होता है तुम्हारा, एंटिसिपेटेड स्ट्रेस, तुम्हारा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ, ये इसी चीज के ऊपर हो रही है। ये देख रहे हो, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ हमने पढ़ लिया। फिर तुम्हारा साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल में क्या है? साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे तुम्हारा भी मेंटल हेल्थ कैसा है, अच्छा है बुरा है, वो तुम्हारा टेम्परामेंट कैसा है, तुम्हारा मूड कैसा है, वो तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, ये सब तुम्हारा स्ट्रेस का एक्सपीरियंस लेने में हेल्प करता है। तुम किस तरीके से अपने आप को परसीव करते हो, तुम्हारा भी मूड कैसा है, तुम्हारा भी मेंटल स्टेट कैसा है, तुम अच्छे इवेंट को भी ना तुम स्ट्रेसफुल मान लो, ये होता है। ठीक है। एंड उसके बाद दो चीजें समझ में आई, अब आ जाता है कल्चर। कल्चर क्या? कल्चरल कॉन्टेक्स्ट तुम्हारे इवेंट को स्ट्रेसफुल और ना स्ट्रेसफुल बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन विच जिसमें हम रहते हैं, जिस कल्चर में हम रहते हैं, वो हमारा डिटरमिन करता है, वो हमें बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि हम किसी भी इवेंट को कैसे स्ट्रेसफुल मान सकते हैं और कैसे स्ट्रेसफुल नहीं मान सकते हैं। The cultural context in which we live determines the meaning of any event and defines the nature of response that is expected under various conditions। कोई भी इवेंट आया उसके अंदर में हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज हैं, क्या एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो हमारा कल्चर हमें बताता है। ठीक है। फाइनली, जो स्ट्रेस के एक्सपीरियंस हैं, जो हम एज अ स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, वो विल बी डिटरमिन्ड बाय व्हाट? इन पर्सन के पास कितने रिसोर्स हैं, ये पर्सन के पास कितना रिसोर्स है, पैसा, सोशल स्किल, कोपिंग स्टाइल, सपोर्ट एक्सेट्रा। ये सब चीजें डिटरमिन करेगा कि हम स्ट्रेस को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर मेरे पास ये सारी चीजें हैं, ये डिटरमिन करता है कि मेरे पास कितनी चीजें हैं या नहीं है। अगर मेरे मुझे स्ट्रेस हुआ, लेकिन मेरे पास स्ट्रेस से डील करने के लिए सारी चीजें हैं, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास दोस्त है, मेरे पास फैमिली है ना, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं स्ट्रेस को ऐसे डील कर लूंगी। लेकिन अगर मेरे पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, तो मैं सिंपल इवेंट को भी स्ट्रेसफुल समझ लूंगी और स्ट्रेसफुल उसको इंटरप्रेट करूंगी, उसमें मेरी गलती नहीं है, बिकॉज मेरे पास डील करने के लिए कुछ नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम कहीं बाहर गए और तुम्हारे पास पैसे हैं, तो क्या तुम कहीं बाहर गए और तुम्हें कुछ, जैसे तुम बाहर गए, तुम्हें पेस्ट्री खरीदनी है। अब तुमने देखा यार मेरा तो ना फोन चल रहा है, मतलब फोन से तुम डिजिटल पेमेंट करते हो तो ना तुम फोन तुम्हारा चल रहा है, बिकॉज वहां पे नेटवर्क नहीं है, तुम ना पैसा लेके, तो तुम्हें स्ट्रेस होगा। हाँ।
लेकिन तो ये रिसोर्स हुआ, मतलब मनी। तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो तुम्हें स्ट्रेसफुल फील हुआ, सिंपल सा इवेंट था, फिर भी तुम्हें स्ट्रेस हुआ। लेकिन अब मान लो तुम बाहर गए, तुम्हें आइसक्रीम खरीदनी थी, लेकिन अब तुम्हारे पास तुम पैसा भी लेके गए, है ना, जो तुम्हारे पास तुम क्या कैश लेके गए थे, इवन तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क भी चल रहा था, तो तुम डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हो। क्या तुम्हें यहाँ पे स्ट्रेस होगा? नहीं। वही बात है कि हम किस तरीके से स्ट्रेस एक्सपीरियंस करें, इट डिपेंड्स कि हमारे पास रिसोर्स है कि नहीं है, हमारे पास कितना रिसोर्स है। इन सब जितना भी अभी हमने ऊपर से नीचे तक में अभी तक जितना भी पढ़ा, इन सब चीज यहाँ से जो हमने पढ़ा है ना, इधर से, और रुको मैं बताती हूँ, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब तुम्हारा, तुम कैसे किसी भी इवेंट को स्ट्रेसफुल इंटरप्रेट करते हो या हेल्दी इंटरप्रेट करते हो, इट इज इन योर हैंड। सिंपल। तुम उस इवेंट को कितना स्ट्रेसफुल इंटरप्रेट करते हो, कि वो नुकसान है मतलब हार्म है, नुकसान हो चुका, थ्रेट है मतलब खतरा है, उसमें कहीं ना कहीं हम अपना रोल कर सकते हैं, डैमेज कंट्रोल हो सकता है, या चैलेंज है कि मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है उसको ठीक करने की। वो डिपेंड करेगा इन सारे फैक्टर्स पे, सारे फैक्टर्स। ये जो सारे फैक्टर्स यहाँ लिखे हैं ना, कि वो स्ट्रेसर कैसा है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, तुम्हारे पास कितनी, तुम्हारे क्या क्या फायदे, तुम्हारे अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तुम्हारे पास कितना रिसोर्स है, इन सब के बेसिस पे तुम्हारा अप्रेजल होता है, तुम्हारा स्ट्रेस इवेंट का अप्रेजल होता है। तो जब भी हम किसी इवेंट को स्ट्रेसफुल मानते हैं ना, तो उसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स चल रहे होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपन लोग इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा हो गया है मुझे लग रहा है, ठीक है, आज के लिए काफी ज्यादा हो गया है। आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि देखो हमने नेचर पढ़ लिया, अब कल हम लोग ये जो है ना, यहाँ से साइन एंड सिम्टम्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, ये कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम इफेक्ट्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज एटलीस्ट इतना जितना मैंने आज पढ़ाया है उतना उसको रिवाइज कर लो, जिससे कि तुम्हें कुछ नया ना लगे। वैसे कल तो हम फिर रिकैप करेंगे ही, बट फिर भी अपने एंड पे थोड़ा सा पढ़ लिया। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड, आज की क्लास की समाप्ति। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, लेकिन अगर अभी भी कुछ ऐसा है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, स्ट्रेस 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 बहुत ज्यादा हो गया है, आई नो, थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, थोड़ा सा पानी वानी पी लो, थोड़ा सा हाइड्रेट कर लो अपने आप को। अगर कुछ भी अभी भी तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हें अभी कुछ भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी तुम मुझे वीडियो के कमेंट में डाल दो, तुम मुझे मेल कर दो, तुम्हें जो ठीक लगे यू कैन डू। ओके, बस मुझे मेल कर दिया करो, मुझे कुछ भी कर दिया करो, जिससे मुझे पता चले कि हाँ तुम्हें समझ में आया, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है, जो भी है तो मुझे बता सकते। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड फाइनली बहुत ज्यादा समय हो गया है, लाइक लगभग 8, हाँ 8:03 हो गए हैं ना, 8:03 8:05 ऐसा कुछ हो गया। सो रात हो गई है, तो डिनर का टाइम बहुत हो गया होगा। तो अभी तो मेरे वाले में तो थोड़ा समय है, बट स्टिल तुम जाके खा लो, एटलीस्ट खा लो, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए भी होता है, फिर तुम्हारे पास स्कूल भी है, तो आप भी डिनर कर लो, मैं थोड़ी देर के बाद कर लूंगी। ठीक है, और अपना टाइमली इसको पढ़ लेना, एक बार रिवाइज करना, एंड कल वी विल स्टार्ट विद वो, मतलब कल हम ये वाला पोर्शन खत्म कर देंगे। चलिए, नेचर टाइप एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस जो है ना, ये वाला पार्ट कल हम ये खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके, सो सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव, टाटा, बाय बाय।